तो अरे यार क्यों लीनियर प्रोग्रामिंग का रूल रेगुलेशन समझ गए थे तुम लोग, है ना। घर पर एक होमवर्क दिया गया था कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करके ट्राई करके देख लो। किए भी होगे, ज्यादातर लग रहा होगा कि बन भी जा रहा है। अब वर्ड प्रॉब्लम तो बना ही रहे होगे घर पर, एक दो और डायरेक्ट क्वेश्चंस बना करके देखो। चलो लिखो, क्वेश्चन है x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेट नहीं, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक्स वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सॉल्व करने का ट्राई करो। चलो देखो, तो ये क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बना के चेक करके देखो क्या इसमें नया बात क्या है कि इसको अलग से टीचर बता रहा है, कुछ तो खास बात होगी। एक बार देखो बना के, यहाँ ब्लैक वाला बंद कर। There had been a black marker here, so it is क्या है क्या? चलो तो क्या क्या किया जाए, पहले का तो हिसाब किताब समझ ही रहे हो। x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इसको सॉल्व करने के लिए बनाओ ना पॉइंट्स, बताओ क्या क्या लिए। क्या क्या लिए पॉइंट्स, कुछ बताओ इसमें। जीरो वाई पे, फिर वाई पे 0, बस ठीक है। और चेक किस पे किया जाए, 0 0 पर, 0 0 पर चेक करते हैं। दिस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। और फिर x प्लस 1 हो गया कांस्टेंट, 1 हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसका 0 2, फिर 2 0, और इसको भी चेक 0 0 पे किया जाए। ये भी जो है वो फॉल्स आ गया। ओके, इसका ग्राफ बनाया जाए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसों तो जो पढ़ाना था इस चैप्टर में पढ़ा ही दिया। बाकी x का वैल्यू कहाँ तक, 3 तक। y का वैल्यू तो 2 ही तक जा रहा है, 3 तक ले लेते हैं। पॉइंट 0, 0। ये 0 1 3 0 था ना, तो 0 1 कहाँ लगा था, 3 0। So this is x plus 3y is equal to 3, और इसको किस पॉइंट पे चेक किए थे, 0 0 पर। और ये क्या फॉल्स, फॉल्स मतलब ये किस तरफ जाएगा, ये हाँ ये 0 की तरफ नहीं जाएगा, इससे बाहर की तरफ जाएगा। और फिर 2 0, जीरो 2, ये था x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, और इसको भी 0 की तरफ ही चेक किया था। नहीं, ये भी किस तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ, है ना। और एक था x 0 से बड़ा और एक y भी 0 से बड़ा।
कौन हो गया इसको कॉमन रीजन? ये परसों मैं बोला था थोड़ा उधर तो पढ़ने के लिए। इसमें हम लोग देख रहे हैं ये वाला जो रीजन आ रहा है ये कंप्लीट रीजन, ये है हमारा इसमें क्या फिजिबल रीजन, दिस इज आवर फिजिबल रीजन। तो अब इसमें क्या करना है, परसों तो आपका जो आ रहा था या फिर घर पे भी बनाए होंगे, तो जहाँ फिजिबल रीजन आ रहा था तो पॉइंट्स मिल जा रहा था। इस बार तो यही टॉपिक का नाम है आज का टॉपिक का नाम आप लोग लिख लेंगे। टॉपिक का नाम ही था अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। आज का क्लास ही वही था, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का। आज का क्लास ही अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। टॉपिक लगा लेना फिर बाद में भूल जाओगे, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। तो अब इसमें क्या करें हम लोग, ठीक है, फिजिबल रीजन मिला तो है, मतलब कॉमन रीजन मिला है बट वो अनबाउंडेड। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो शुरुआत में तो वही रूल इस्तेमाल करेंगे जो कि परसों आपको बताया गया था। इसमें अभी भी हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट्स निकालने का ट्राई करेंगे। तो वो पॉइंट्स कौन कौन सा है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है। इसको कुछ नेम ही कर लेते हैं, इसका नाम ए, इसका बी, इसमें सी। आ रहा समझ? अभी भी इसी पर गेम को अपना बनाना है, ओके। तो फिर ए का कोऑर्डिनेट 0 2, सी का कोऑर्डिनेट 3 0, बी का निकाल के बताओ, दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, x कट गया 2y बराबर 1, y बराबर 1/2, कितना आ रहा है बताओ, जो भी आ रहा है वो बताओ। दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व करने का 1/2 3/2, क्या 1/2, x 3/2 श्योर ना, और y का वैल्यू 1/2। दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में 2 वेरिएबल में सॉल्व किया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। और ग्राफ पे जब बनाओगे बोर्ड्स के एग्जाम में तो दिख भी जाएगा एक्चुअली में। तो ये हो गया। अच्छा, परसों उस दिन अभिषेक बता भी रहा था, आप लोग भी कुछ लोग समझोगे, जनरली इस तरह का क्वेश्चन का आंसर ये जो बीच बाच वाला पॉइंट होता है उसी पर मिलता है, बट सब में एक बार चेक करके देख लेते हैं। z की वैल्यू कितनी थी, z की वैल्यू थी 3x प्लस 5y। अभी भी ऐसे चेक करना है, एट a पर z का वैल्यू कितना हो गया, 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 2, ये हो गया 10। एट c पर 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 0, सो दिस इज 9। और एट b पर z इज इक्वल टू 3 इंटू 3/2 प्लस 5 इंटू 1/2, 9/2 प्लस 5/2 14/2, दिस इज 7। तो मिनिमम कौन सा, अभी देखो हमें पता ही था एक्चुअली में, उसी बी पॉइंट पर आ गया, इसी पर मिनिमा आ रहा है और वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3/2 1/2। तो रूल अभी भी वही है जो परसों रूल था, रूल्स अभी भी वही है, कुछ खास बात नहीं है, रूल अभी भी वही है जो परसों था, ठीक है। तो बोलोगे रूल वही है जो परसों था तो फिर इसको अलग से पढ़ाना क्यों, तो इसमें यहां तक ही अगर करते हो तो ठीक ही है, इसमें गलती कोई नहीं निकाल सकता है तुम्हारा, इसमें गलती कुछ नहीं है ना। बट ये आंसर यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ एक्चुअली में, ये आंसर यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आज का टॉपिक अलग है, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। खेल यहां पर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, सिर्फ आंसर लाना ही तुम्हारा खेल है, तो फिर आंसर आ गया है, आंसर यही होगा। मैथ्स के क्लास में हर चीज सीधा सीधी सिर्फ ऐसे सिर्फ आंसर लाने से नहीं होता, कुछ आगे भी हमें देखना पड़ेगा। यह आ गया। अब हम लोग यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव, ये जो था ऑब्जेक्टिव जिसको मिनिमाइज करना था, ये जो ऑब्जेक्टिव था इसको मिनिमाइज करना था, इसके फिर आगे लेकर क्या बढ़ेंगे। अब हमें z का वैल्यू कितना था 3x प्लस 5y और मिनिमाइज करना है, तो लेस देन इक्वल टू जो मिनिमम वाला वैल्यू आया 7। अब इसका ग्राफ तुम्हें प्लॉट करके देखना पड़ेगा, समझ में आया क्या, पहले मिनिमम का मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम में करेंगे, जो जिस पॉइंट पर आया उसको पकड़ो और उसका जो वैल्यू आया उसको ऑब्जेक्टिव वाले फंक्शन में पुट करो, मिनिमाइज बोला था तो लेस देन इक्वल टू 7। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करना है, ठीक है। इनइक्वालिटी का ग्राफ है, मालूम है हमें कैसे प्लॉट करना है, करो देखो बताओ क्या होगा, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ प्लॉट कर देना है, कैसे होता है कुछ बताओ, वैल्यूज साइड में करें। 5y बराबर 7 माइनस 3x
y बराबर 7 माइनस 3x बाई 5, और एक ये 3/2 और 1/2 तो श्योर होगा इसका वैल्यू, है ना। ये जो था ये पॉइंट तो जरूर ही होगा इसका वैल्यू, क्योंकि 7 इसी पर आ रहा था, इसी पर आता। एक तो ये होगा, बाकी जो आएगा देखते हैं तो बताओ इसकी वैल्यू। 0 वाला करो ना, एक पॉइंट का वैल्यू तो पता चल गया, 0 करके ग्राफ को क्लोज कर देंगे। 7/3, 3/7, 7/3 मान लो x 0 कर रहे हैं। हाँ ठीक है, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0, चलो ठीक है, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 7/5 और y 0 y 0 ऐसा x का वैल्यू 7/3। तो 2-3 पॉइंट इसको प्लॉट करेंगे। लोग 3 क्यों कर रहे हैं, तुम 2 पर ही कर लो, मेरे को मन कर रहा है 3 पे करने। तो x पर है 7/3 0, x पे 0, y पे 7/5 बताए थे, है ना। और एक ये पॉइंट तो जरूर इसका आंसर है, जिस पे था 3/2 और 1/2, चेक भी करके देख लो। 3/2 और 1/2 तो होना है, 9/2 + 5/2, ये तो होना ही है ना, b तो होना है, क्योंकि इसी पर 7 तो आ रहा था, इसी पर तो बनाए थे, है ना। अब इसको चेक कर लो 0 0 पर, 0 0 लेस देन इक्वल, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू 7, ये क्या आ रहा है, ये ट्रू आ रहा है। मतलब ये जो ग्राफ बनाए हो, पहले इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, ठीक है, और वो डॉटेड लाइन से करना है, कंपलसरी है, इसीलिए पेन से पूरा बनाए हो तो थोड़ा बढ़िया से बनाना, नहीं तो फिर घर पर कंफ्यूजन होगा। थोड़ा ठीक से बनाना, डॉटेड लाइन से, बोर्ड्स में भी डॉटेड लाइन से बनाना रहता है। कौन कौन सा पॉइंट है, 7/3 और ये तो आएगा, एक तो ये पॉइंट खुद होगा 7/3, मतलब ये 3 से बड़ा कि छोटा, 2 पॉइंट कुछ तो यहाँ आएगा, है ना। और y का लो आधा, मतलब यहाँ पर नहीं, 3/2 1/2 तो यही पॉइंट है। ये वाला हो गया 7/3, 0, और 0 और 7/5 ये वाला होगा 0, आ रहा है समझ में, 7/5 इज 1.4, है ना। और इसको डॉटेड लाइन से बनाना है, कंपलसरी है, इसको डॉटेड लाइन से बनाना है, बनाओ। इसका बनाए वो लिखना पड़ेगा, जैसे 3x + 5y = 7, और इसको भी 0 की तरफ चेक किए थे, 0 की तरफ करने पर क्या आ रहा था, ये जो है वो ट्रू आ रहा था। इसका ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ, है ना। अब पहले वाला जो ग्राफ का जो शेडेड रीजन था, जो कि था अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, और इस वाले का जो तुम बनाए हो, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन रीजन है क्या? पहले जो तुम्हारा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आया और अभी जो तुम ग्राफ बनाए उसको यहां अंदर की तरफ लेकर कर आए, इस ग्राफ का जो ये रीजन है, ये वाला यही है ना अभी, और पहले से जो आया था फिजिबल रीजन, इसके बीच में कोई कॉमन पॉइंट, कॉमन रीजन कोई नहीं है? अरे हाँ ना बोलो, इसके बीच में कोई कॉमन रीजन नहीं है, बट एक पॉइंट तो कॉमन है, कौन? बी। तो अभी भी जो मेरा आंसर जो है, इतना कुछ करने के बाद भी यहां पर लिख लेंगे एज देयर इज नो कॉमन रीजन बिटवीन, अभी जो बनाए हो 3x + 5y <= 7 एंड अनबाउंडेड फिजिबल रीजन, है ना, अनबाउंडेड। अगर ऐसा हुआ तो फिर जैसे कॉमन रीजन नहीं आ रहा, तो फिर क्या हमें चेक करना पड़ेगा? फिर कॉमन पॉइंट चेक करना पड़ेगा, और कॉमन पॉइंट तो देखे थे ना, कॉमन पॉइंट कौन सा था? कॉमन पॉइंट बी था, और बी पर हम लोग ऑलरेडी आंसर चेक कर चुके हैं,
3/2 और 1/2 पर ऑलरेडी हम लोग आंसर चेक कर चुके हैं कि यहां पर ही हमारा z का वैल्यू क्या था, यहां पर ही z का वैल्यू जो है मिनिमम था। तो इतना करने के बाद भी हमारा यही आंसर, बी ही आंसर जो है वो सही हो गया। ठीक है, कुछ समझ में आया? बाउंस कर गया। इसमें बच्चे पूछते क्या जरूरत था, आंसर तो पहले ही से आ गया, तो इतना करने में क्या जरूरत था? खुद से बता दो क्या जरूरत था। अगर यहीं पर अगर फिर कॉमन रीजन आ जाता, वो जो अनबाउंडेड बनाए हो और फिर अंत में जो ग्राफ बनाए हो उसके बीच में अगर कॉमन रीजन आ जाता, तो फिर वो क्वेश्चन आप लीनियर प्रोग्रामिंग से नहीं सॉल्व कर पाते, फिर उसका आंसर नो सॉल्यूशन होता। जो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन है और अभी जो ग्राफ बना है उसके बीच में बाई चांस अगर कॉमन रीजन आ जाता, तुम्हारा इन दोनों में जो कॉमन रीजन नहीं आया, तुम्हारे इन दोनों में कॉमन पॉइंट आया, वो बाई चांस वही पॉइंट आया। बाई चांस क्या मतलब, मैथमेटिकल है, वही पॉइंट आया जिसमें तुम पहले से आंसर निकाल के रखे थे। लेकिन अगर कॉमन रीजन आ जाता फिर से, तो फिर वो तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता, फिर उसका फिर नो रीजन नो आंसर लिख के आगे बढ़ जाना पड़ता। मतलब उसका मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कर नहीं पाते, उतना डेटा पर ये लिख करके आगे बढ़ जाना था। ठीक है, वैसे सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में जो 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आ ही जाता है आंसर। मतलब ऐसे ठीक है, अनबाउंडेड आएगा, फिर तुम ग्राफ बनाओगे, फिर चेक करोगे, कॉमन रीजन नहीं आएगा, वो जो पॉइंट पर ही आंसर आ जाएगा। इसलिए मैं परसों जाते समय बताया था कि अगर बाई चांस ऐसा आ ही रहा है, बोर्ड पर टाइम कम है, तो थोड़ा तुक्का लगा ही सकते हो, उसी में आंसर आ जाएगा। बट एज ए टीचर मेरा काम है बताना कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का खत्म होता है। याद रहेगा? ठीक है, ये वाला कहीं पर लिख लो कि अगर कॉमन रीजन आ जाता, हिंदी में लिख लो, मैं लिखवा नहीं रहा, अपना नोट्स में लिख लेना। बाई चांस अगर कॉमन रीजन आ जाता, किसके किसके बीच में? पहले वाला अनबाउंडेड फिजिबल रीजन का और बाद में जो एंड में जो ग्राफ बना है उसके बीच में अगर कॉमन रीजन फिर से आता, तो फिर वो हमसे लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व नहीं होता, नो सॉल्यूशन लिख करके आगे बढ़ जाता। ओके, सो क्या है? ऐसा क्वेश्चन अब मिलेगा तो बनाना। मैं ऐसा ज्यादा नहीं बना रहा, मेरे को 1-2 वर्ड प्रॉब्लम्स पीछे का छूट गया है, वो बता देता हूँ। एक लास्ट ऑफ अ टाइप, इसको हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कहते हैं। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक एनसीईआरटी में एग्जांपल में दिया हुआ है। कम से कम हम लोग क्लास में एक क्वेश्चन कम से कम बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप करके ट्रांसपोर्टेशन का करेंगे। इससे हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन को लिख लो। अ कंपनी हैज फैक्ट्रीज लोकेटेड एट ईच ऑफ द 2 प्लेसेस P and Q। ठीक है, फ्रॉम these locations a certain commodity कुछ है जिसको कि डिलीवर करना है। ईच ऑफ द थ्री डिपोज, 3 डिपो है, A पर, B पर एंड C पर। ठीक है, द वीकली रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिपोज आर रेस्पेक्टिवली 7, 6, 4 यूनिट्स ऑफ द कॉमोडिटी, while the weekly production capacities of the factories at P and Q are respectively 9 and 8 units। ठीक है, the cost of transportation per unit is given below। to from ABC, from P से जाना है ABC पर, है ना, और कॉस्ट दिया हुआ है 16 रुपया पर यूनिट, 10 रुपया पर यूनिट, 15 रुपया पर यूनिट, क्यू वाले का 10, 12, 10। हाउ मेनी यूनिट शुड बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ईच फैक्ट्री टू ईच डिपो इन ऑर्डर दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। क्वेश्चन को थोड़ा लंबा है, पहले क्वेश्चन को लिखो। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का सबसे सेफ तरीका यही है, ऐसे गोल गोल बना लो, फैक्ट्रीज पी और क्यू पर सेटअप कर लो। पी 9 यूनिट बनाता है, क्यू 8 यूनिट बनाता है। ए को चाहिए 7 यूनिट, बी को चाहिए मैक्सिमम 6 यूनिट, सी को चाहिए 4 यूनिट्स। पी से ए पर जाने पर वह 16 रुपए का खर्चा है, पर यूनिट पर है, पर यूनिट का खर्चा है वो। ठीक है, पी से बी पर जाने का 10 का है, पी का सी का 15 का है, क्यू से ए का 10, क्यू से बी का 12 और क्यू से सी का 10। इसी डेटा पर क्वेश्चन हमें बनाना है। यहाँ तक सेटअप कर लेने के बाद ये सब क्वेश्चन थोड़ा एक डेफिनेट ट्रेंड पैटर्न फॉलो करता है। ट्रेंड पैटर्न से बनाएंगे तो हमारा बात जो है वो बन जाएगा। ठीक है, शुरू किया जाए। पहले बना लो तो डायग्राम बना।
तो P से और Q से कितना कितना यूनिट निकालेंगे और एक इसी पर लेके जाएंगे कि मेरा कॉस्ट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम बनेगा। ठीक है, बनाने का बहुत सारा तरीका, इसमें एक तरीका ये है, मान लेते हैं P से हम लोग निकाल रहे हैं x यूनिट्स। P से कितना निकाल रहे हैं? P से A के बीच में x यूनिट्स, अरे समझ, ठीक है, और P से B के बीच में y यूनिट्स। ठीक है, कुछ आ रहा समझ? तो P से मान लेते हैं A की तरफ x यूनिट निकाल के लेके जा रहे हैं, P से B की तरफ लेके जा रहे हैं y यूनिट। तो P से C की तरफ कितना गया? 9 माइनस टोटल 9 था इसमें, अब 9 माइनस x माइनस y, अरे समझ, इतना हमको लेकर के जाना है C की तरफ, है ना। अब यहां से देखो पहले कितना लगा, A को टोटल यूनिट कितना चाहिए था? 7 में से x तो P दे दिया, तो Q देख कितना देगा? 7 माइनस x, इसको 6 चाहिए था, y तो यही दे दिया, तो ये कितना देगा? 6 माइनस y। 4 चाहिए था, 4 चाहिए था, में से मिल कितना गया? मिल गया है 9 माइनस x माइनस y, मिल चुका है। और यू कैन से x प्लस y माइनस 5। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, इसको तुम ऐसे भी क्रॉस चेक कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 8 माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस 5, तो भी x प्लस वाई माइनस 5 भी बनेगा, अरे समझ, ठीक है। तो ये हमारा हिसाब किताब लग गया। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इस तरह का क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है, किताब में ऐसे बनाया हुआ है। ये समझ में मेरा जब मैं 4 से माइनस करके, तुम ऐसे भी कर सकते थे कि 8 ही था इसके पास, 8 में से कितना कितना दे दिया? 7 माइनस एक्स भी दे दिया, और फिर क्या दे दिया बाद में? 6 माइनस, तो बचा कितना? 8 में से 7 1 माइनस 6 कितना हो गया? माइनस 5 प्लस एक्स प्लस वाई, इधर से भी एक्स प्लस वाई माइनस 5 भी बचता है। अरे तो ये चीज को ख्याल रखना। ये अगर तुम्हारा एक सेम आ रहा है तो समझ लेना कि क्वेश्चन अप्रोच सही बना, इधर गलत आ गया तो समझना थोड़ा आगे पीछे शायद गलती हो गया। इसको ध्यान रख लेना। क्वेश्चन बनाने वाले को आइडिया रहता है ऐसा ही कि पूछा जाता है ना। जैसे बचपन में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते थे तो पता चल जाता था, सेकंड स्टेप में सेम कॉमन नहीं आ रहा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म गलत होता है। तो जैसे इस स्टेप आने के बाद ये सेम नहीं हुआ तो मान के चलो कि थोड़ा सेटिंग में गड़बड़ हुआ है, तो उसको सेट कर लेना होगा, ठीक है। और यहां तक आने के बाद मेरे ख्याल से कुछ उतना खास खेल बचा नहीं करने के लिए, है ना। क्या क्या बच गया हमारा खुद से बताओ। तो ये x, ये यहां से हम लोग कंस्टेंट्स बना सकते हैं। एक तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो था ही, x यूनिट भेजे हो तो माइनस में तो यूनिट नहीं भेज दोगे, बट वो तो एक कंस्टेंट है। कंस्टेंट का अगला हिस्सा यहां पर है 7 माइनस एक्स, सीधा यहां से लिख सकते हो कंस्टेंट्स। तुम यहां से लिख सकते हो कि 7 माइनस एक्स, ये भी 0 या फिर 0 से बड़ा ही होगा ना। x भी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, बट 7 माइनस एक्स भी 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। वो 7 माइनस एक्स का माइनस 3 यूनिट थोड़ी भेज दोगे क्यू से एक बार। यहां से एक हमारा बात बनेगा जो कि तुम बना के देखोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का क्वेश्चन है, नहीं लेस देन होगा। क्या होगा? इतना तो होगा, x छोटा हुआ 7 से एक्चुअली, x लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। ऑब्वियस है 7 ही चाहिए था तो 7 या 7 से कम ही दोगे ना इसको, है ना। ये तो x इज लेस देन इक्वल टू 7, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो एक होगा, एक बट एक x इज लेस देन इक्वल टू 7 भी होगा, ठीक है। समझ आ रहा ना। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होगा, उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं है, बट 0 से बड़ा, अरे ना होगा 0 से बड़ा 7 से छोटा। और उपाय यहां पर y भी 0 से बड़ा होता, बट इससे बढ़िया डेटा है हमारे पास यहाँ नीचे, ये 6 माइनस वाई भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इससे भी हमारा क्या हो जाएगा 6 ग्रेटर देन इक्वल टू y, और यू कैन से y लेस देन इक्वल टू 6। और तीसरा हिसाब किताब यहां या यहां से देखो, ये क्या कर रहा है, यहां से हिसाब लग रहा है कि x प्लस वाई माइनस 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और इधर से क्या हो जाएगा, इधर से 9 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x
plus y, or you can say x plus y is less than equal to 9. X plus y is greater than equal to 5. X plus y is greater than equal to 5. X plus y is greater than equal to 5, but x plus y less than equal to 9. X is greater than 0, but x should be less than 7. Y is greater than equal to 0, but y should be less than 6. X plus y is less than equal to 9, but x plus y is greater than equal to 5. ये सब हमारा कांस्टेंट है. 1 2, इसी का 3, इसी का 4, एक 5, एक 6. इन दोनों को इग्नोर भी कर सकते. इग्नोर क्या मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हो, ग्राफ में थोड़ा मदद ही करेगा तुम्हारा. तो यहां से हमारी बात बन जाएगी. और बाकी इसका अभी z तो निकाले नहीं, निकालना क्या था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस पर तो बात ही नहीं हुआ है ना. व्हाट वी हैव नॉट डन येट इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. मैक्सिमम मिनिमम किसका निकाला था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का. तो वो कितना होगा वो बताया नहीं आप लोग. बताओ खर्चे का तो बात करो, खर्चे का बात बताओ, कितना का खर्चा हो जाएगा बताओ. टोटल खर्चा बताओ कैसे कैसे होगा. 16 रुपया था और उसमें x यूनिट था. है ना. 16 रुपए पर यूनिट, ये x यूनिट कॉमोडिटी था ना, x कॉमोडिटी, और हर यूनिट पे 16 रुपए का खर्चा. तो गजब पागल हो गए. रेट जो है 16x प्लस 10y प्लस 15 इंटू और 10 इंटू 7 माइनस एक्स, 12 इंटू 6 माइनस वाई, 10 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 5. कितना हो जाएगा 16x. खोल दो पहले. x x माइनस 9x, फिर 10 तो कट ही गए. केवल एक x बचा नहीं. y पर 10 माइनस 5, फिर 10, फिर माइनस 12, 10 5 15 12, 3y हुआ. क्या मैं कुछ गलत कर दिया. ऐसा अभी आ गया है. बस 10 20 में से 15 गया. 5 माइनस 12 माइनस 7 हुआ. और अकेला गली में कौन है 135 155. कितना मेरे जोड़ो बताओ तो कितना कितना है. सब लिखा सीधा हो गया पढ़ाई. x बने आता है प्लस 227, 35, 205, 77 में से 50 गया, प्लस 227. और इसका मिनिमम निकालना है, इसका मिनिमाइज ये करना है. ये दोनों तो हमारा मदद के लिए है, बट एक्चुअली में इन ग्राफ तो इसका बनेगा, इसका 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 यहां से फिर पॉइंट आएगा. इसको चेक करके देखेंगे. करके देखो फटाफट क्या आता है. ग्राफ बढ़िया बनेगा, मजा आएगा बनाने में. बना करके देखो. ग्राफ बच्चों में मान के चल रहा हूं कि आप लोग खुद से अभी बनाए ठीक से. आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से x बराबर 0 और y बराबर 6 पर आएगा. x 0 y 6 पर z की वैल्यू मिनिमम आएगी. बट आपको x y का वैल्यू नहीं बताना है, x y से कुछ होगा नहीं. मिनिमम वैल्यू भी बताना है. और 0 6 आंसर लिख के नहीं, ये 0 हुआ, ये 6 हुआ, तो ये कितना हुआ वो भी बताना पड़ेगा. ये 0 तो ये कितना हुआ, ये y का वैल्यू 6 तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, पूरा बताना है. x y तुमसे कुछ पूछा ही नहीं है. x y तो तुम खुद से माने हो. पूछ रहा है P और Q फैक्ट्री से A B C पर तीनों पर कितना कितना यूनिट डिलीवर करेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो मिनिमम आएगा.
सिर्फ एक्स और वैल्यू का नहीं, बट ऐसे अभी आप लोग ग्राफ बनाए हैं 6 पॉइंट वाला आ रहा है, बना करके चेक करो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 6 पर ये जेड की वैल्यू मिनिमम आ रही होगी। चेक करके देखो, बनाओ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स ठीक से बनाओ। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है 6-7 और एक एग्जाम्पल में है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बनाना और अनबाउंडेड फिजिबल रीजंस वाला देख लेना। और ये हो गया एलपीपी हमारी तरफ से खत्म। एक बार एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन जरूर से बना करके चेक कर लेना।